रही बात गुंडा माफिया, हाँ। इनसे हमें डर नहीं लगता, अच्छा। क्योंकि कलम से बढ़ के कोई हथियार है ही नहीं। गैंग रेप, पॉक्सो, जी। 307 और न जाने क्या क्या। जी। 302 की धारा छोड़ के तो मेरे ख्याल से सारे मुकदमे मेरे खिलाफ दर्ज हुए, और मेरे हिसाब से तो जेल हर पत्रकार को, हर डॉक्टर को, हर वकील को और जज को जी। एक बार जरूर जाना चाहिए, खासकर नेता को। नेता से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई हमने देखा ही नहीं है। जी। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक गुंडों और माफियाओं से लड़ते रहेंगे, जी। भ्रष्टाचार का खुलासा करते रहेंगे। नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं न्याय तक। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कई राजनीतिक हस्तियों के इंटरव्यू किए हैं और कई प्रभावशाली व्यक्तियों के इंटरव्यू किए हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत, आप शरद कटियार जी, उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार और अपनी लेखनी से कई खुलासे करने वाले, कई लोगों को न्याय दिलाने वाले, आप हमारे साथ हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे, कहीं न कहीं आप पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कि पत्रकारिता के बारे में आप बताइए कि आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई? कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि आपको पत्रकारिता में आना चाहिए? बहुत लोगों को जूझते हुए देखा, संघर्ष करते हुए देखा, जी। लोगों को सहयोग नहीं मिल रहा था, जी। तो हमें लगा कि पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जी। जिससे लोगों को न्याय दिलाया जा सकता है। जी। इसके बाद हम पत्रकारिता 1998 में शुरू कर दी। जी। 2003 में यूथ इंडिया का उदय हो गया, जी। जो मेरा खुद का बनाया हुआ। तब से लगातार चल रहा है, लोगों को न्याय की उम्मीद पर खरे उतर रहे हैं। आपने कई भूमाफियाओं हों या खतरनाक और प्रभावशाली भूमाफिया हों या जो माफिया लोग हैं, उनका आपने पर्दाफाश किया है। ऐसी कौन-सी घटना रही है आपके जीवन में जो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रही है? ये सब मतलब आपने जो खुलासे किए? आए दिन चुनौतियां तो सामने आए दिन आती। जी। ऐसी कौन सी घटना को तो बताना मुश्किल होगा, मेरे लिए हर घटना चुनौतीपूर्ण होती। जी। रही बात गुंडा माफिया, हाँ। इनसे हमें डर नहीं लगता, अच्छा। क्योंकि कलम से बढ़ के कोई हथियार है ही नहीं। उनका डट कर मुकाबला किया, जी। बेनकाब किया, कर रहे हैं और करते रहेंगे। अपराध और अपराधी के खिलाफ जंग जारी और जारी रहेगी। आपने कई शक्तिशाली जो अपराधी थे, उनके खिलाफ कई खुलासे किए हैं। तो आपको किन-किन तरीके के खतरों का सामना करना पड़ा था? हमले भी हुए, झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए मेरे खिलाफ। जी। गैंग रेप, पॉक्सो, जी। 307 और न जाने क्या क्या। जी। 302 की धारा छोड़ के तो मेरे ख्याल से सारे मुकदमे मेरे खिलाफ दर्ज हुए। इनका डट के सामना किया और सारे झूठे पाए गए। 2-4-6 बचे हैं, वो भी गुरदोष के आधार पर निपटेंगे। इतने खुलासे किए, आपने बताया कि आपके खिलाफ कई झूठी साजिशें भी रची गईं और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपको जेल तक जाना पड़ा। इसके बावजूद भी, इतने सब षड्यंत्र रचने के बावजूद भी आपने अपनी पत्रकारिता को जारी रखा। इस कठिन समय में आपकी सबसे बड़ी मजबूती क्या रही? मेरा खुद का हौसला, खुद का विश्वास, ईश्वर के प्रति विश्वास। जी। और जेल तो क्रांतिकारी लोग जाते हैं, निर्दोष हम जेल गए। जी। हमने वहाँ पे भी तमाम लोगों को मदद की अच्छा। और बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरे हिसाब से तो जेल हर पत्रकार को, हर डॉक्टर को, हर वकील को और जज को जी। एक बार जरूर जाना चाहिए, खासकर नेता को। जी। नेता से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई हमने देखा ही नहीं है। जी। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी हमने नेता देखे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी देखे। जी। हाँ, ये भी नहीं कह सकते कि सारे नेता भ्रष्टाचारी होते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जी। या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, राहुल गांधी हैं। जी। ये वास्तव में नेता है। बकाया आज के परिवेश में तमाम नेता ऐसे हमने देखे जो वास्तव में आखंड तक भ्रष्टाचार से डूबे हुए, जी। जिसमें हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमारे फर्रुखाबाद में अधिकांश नेता भ्रष्टाचार के ओत-प्रोत, जी। या ये कह लो कि भ्रष्टाचार के बेहद करीब हैं। जी। गुंडा राज को संरक्षण देते हैं, जिसका कारण है कि आज माफिया अनुपम दुबे के खिलाफ कार्रवाइयां चल रही, कार्रवाइयां थम गई हैं।
पुलिस अधीक्षक उनके दबाव में आ गए, और इसके अलावा क्या कहा जा सकता है। बाकी बहुत चीजें जनता के सामने। जैसा कि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कई ऐसी खबरें आ रही हैं जो यही आपके खिलाफ जिस तरीके से बताई जा रही हैं, आपके ऊपर कई आरोप लगाए जा रहे हैं, कई खबरें आपके खिलाफ फैलाई जा रही हैं। इसके पीछे क्या है और इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? आरोपों से हमारे ऊपर कोई शिकन नहीं आती, क्योंकि हम गलत हैं नहीं। आरोप लगाने वाले पहले अपने दामन में झांके। दूसरी बात यह है कि गुंडा और माफिया के खिलाफ जब अभियान छेड़ेंगे, सत्य लिखेंगे, तो आरोप तो लगेंगे ही। और उसके लिए हम पत्रकार हैं, पत्रकार के ऊपर आरोप लगने में कितनी देर लगती। और कहीं न कहीं आपने जिला स्तर से पत्रकारिता शुरू की और आज प्रदेश स्तर पर आप अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आपके अनुसार एक पत्रकार की क्या नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं? पत्रकार को जो दिखता है उसे बताना चाहिए, चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। पत्रकार को अपना नैतिक मूल समझते हुए जो उसे चौथे स्तंभ की जिम्मेदारियां संविधान ने दी हैं, उनका पालन करना चाहिए। पत्रकारिता पैसा कमाने का स्रोत नहीं है। पत्रकारिता देश की बिगड़ी व्यवस्था को सही दिशा में लाने का एक जरिया है, और इससे बड़ा कोई सेवा का साधन है भी नहीं। पत्रकारिता के क्षेत्र में जिस प्रकार से आपने अपना जो मुकाम हासिल किया है, तो भविष्य की आपकी क्या योजनाएं हैं? क्या किसी विशेष उद्देश्य पे आप काम कर रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में? भ्रष्टाचार और गुंडाराज के खिलाफ काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक गुंडों और माफियाओं से लड़ते रहेंगे, भ्रष्टाचार का खुलासा करते रहेंगे। मेरा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि पत्रकारिता की आड़ में मुझे अन्य मीडिया के तमाम प्रमुख लोग हैं जिन्हें राज्यसभा चाहिए, जिन्हें टिकट चाहिए। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए नई पीढ़ी को भी ये सिखाते जाएंगे कि पत्रकारिता के जरिए समाज की कैसे रक्षा होनी चाहिए, देश की कैसे सेवा होनी चाहिए, और देश की सेवा से बढ़ के कोई सेवा है नहीं। तो पत्रकारिता एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आम जनमानस की आवाज को ऊपर ले जाना और आम आदमी को उसका अधिकार दिलाना, और शायद यही सच्ची सेवा है, यही ईश्वर सेवा कही जाती। आपको क्या लगता है कहीं न कहीं अगर पत्रकारिता के परिवेश की बात की जाए तो आजकल का युवा है देखा जाए तो एक बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा पत्रकारिता में। देखा जाए एक रोज़गार होते हुए भी बेरोज़गार हैं जो अगर पत्रकारिता में है और कहीं न कहीं जिस प्रकार से एक भीड़ देखी जा रही है, कहा जाए तो यूँ तो हर एक आम आदमी भी पत्रकार है, लेकिन जो प्रोफ़ेशनल पत्रकार हैं, जो छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं, उनके लिए जो चुनौतियाँ आ रही हैं, आपने तो ज़मीनी स्तर से लेकर आप शिखर आसमान तक का सफ़र तय किया है, तो उनसे किस तरीके से निपटा जाए? चुनौतियां नहीं होती हैं। पत्रकारिता मौजूदा वक्त में पत्रकारिता में आने के बाद युवा पत्रकारिता को ढाल बना के दूसरे धंधों में लिप्त होना चाहता है, उनके लिए चुनौतियां आती हैं। पत्रकार तो तुम भी हो, तुमने पत्रकारिता सीखी, उसके बाद पत्रकारिता ही कर रहे हो, कहाँ चुनौतियां आ रही? निरंतर बढ़ रहे हो, बढ़ते रहोगे। ऐसे बहुत लोग हैं। चुनौतियां उनके सामने आती हैं जो पत्रकारिता की आड़ में दूसरे कामों में लिप्त होते हैं। आज पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि उनके हाथ में माइक आया और कलम आई, सबसे पहले वो खनन के खिलाफ लिखते हैं, सबसे पहले वो सट्टे के खिलाफ लिखते हैं, और उसके बाद तुरंत बंद हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही दरोगा जी ने उनका हिस्सा उनको देना शुरू किया, फिर उनको सच्चाई दिखाने की जरूरत नहीं रहती। ऐसे मारे जाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं। खबर लिखिए, खबर को फ्लैश कीजिए, आला अधिकारी से उस पर कार्रवाई कराइए, देखें कौन पत्रकार को गिरा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ यूथ इंडिया समाचार पत्र के प्रधान संपादक शरद कटियार जी मौजूद थे और आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में किस प्रकार से उपलब्धियां और उनके बीच में क्या-क्या चुनौतियां आती हैं इस पर आपने विस्तृत चर्चा की। आपका जो सफर रहा है, आपने काफी ज्यादा संघर्ष के बाद जो है ये मुकाम हासिल किया है। कई आपके ऊपर आरोप लगे, आपको जेल भी जाना पड़ा, कई माफियाओं से आपके जो है झगड़ा फसाद रहे, आपके ऊपर जानलेवा हमले भी हुए। इसके बावजूद भी आपने निरंतर जो है कलम का जो है साथ नहीं छोड़ा और कलम की लेखनी से सबको राह दिखाते रहे और कई गरीबों की आपने मदद
की है और सरकार की योजनाओं को पास कराने से लेकर सरकार को एक नई दिशा और एक पारदर्शिता में किस प्रकार से सरकार अपना योगदान दे सकती है, इसके लिए भी आपने कई बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। और फिलहाल आपके खिलाफ काफी ज्यादा भ्रामक खबरें भी फैलाई जा रही हैं, इसके इतर भी आपने अपना जो संघर्ष है वो नहीं छोड़ा है और आज आप जो है उत्तर प्रदेश स्तर पर जो है एक बड़ा एक नाम है शरद कटियार। हम बाकी कई और प्रभावशाली चेहरों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आज का जो भारत है, जिस प्रकार से भारत का जो बदलता युग है, डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, उसमें किस प्रकार की जो शख्सियत है, उनका क्या विजन है, सबका अपना अपना अलग अलग विजन होता है। हम बाकी और लोगों से भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि भारत में जो भी महान व्यक्तित्व हैं उनका क्या क्या विचार है और क्या क्या वो सोचते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।